दोस्तों, मैं प्रिया एक नए मुद्दे के साथ लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम न्यूज़ जंक्शन। दोस्तों, मॉडर्न टेक्निक्स ने हमारी ज़िंदगी और रोज़ आए हैं और हमारे समय की बचत भी की है, लेकिन इसके साथ ही कुछ आपराधिक तत्व हैं जिनकी वजह से हमें बहुत से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के डिटेल्स शेयर कर देते हैं। इससे हम परेशानी में आ जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी का दौर है जिससे साइबर एक्टिविटी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही कुछ साइबर थ्रेट्स हैं, टेक्निकल थ्रेट्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस में साइबर और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में चर्चा करेंगे इन स्टूडेंट्स के बीच। हम कोई भी कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं उनमें कौन से ऐसे साइबर थ्रेट्स हैं या सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिन्हें हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है? मैम लाइक एक्सप्लॉयटेशन बाय हैकर्स। मैम जब हम कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या फिर अपने डिटेल्स शेयर करते हैं तो कोई जो भी एक ग्रुप चला रहा होता है हैकिंग का, उसके पास लिंक्स होते हैं तो वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कैप्चर करके हमें परेशान कर सकता है, जिससे हमें मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। और लाइक मोबाइल phone wallets are there, they are also not safe because if the phone is lost then all the information is in their hands who has taken the phone. So ma'am, therefore like we need to be aware and we can like accordingly we have just done the transaction of any of the social networking site or any of the purchasing social networking तो उसमें क्या दिक्कतें सामने आती हैं? हाँ, आती ये है कि हमने किसी रॉन्ग साइट में पेमेंट कर दिया और हमारे पैसे जो है उसमें ट्रांसफ़र हो गए। हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती है 97% तो सॉल्व हो जाती हैं, बट वो 3% जो लोग होते हैं जिनके पैसे चले जाते हैं वो दिक्कत में आते हैं। और क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते होता है कि हम अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त एक ऐसी साइट में करते हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम जो साइट है वो क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से जहां हमें पैसे भेजना है वहां भी नहीं जा पाता है और हमारे अकाउंट से भी पैसा जा चुका होता है। तो बेसिकली हमारा जो मनी है वो बीच में फंस जाता है, जिससे बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। ये तो कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, लेकिन एटीएम स्किमिंग या एटीएम क्लोनिंग भी एक ऐसा मेजर थ्रेट है जो हम एटीएम से ट्रांजैक्शन करते वक्त देखते हैं। हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन एटीएम मशीन के बाहर नहीं आते। तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जो हम फेस करते हैं। इस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त कुछ जो होते हैं वो पेन ड्राइव इंसर्ट कर देते हैं एटीएम में और वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कैप्चर कर लेते हैं, जिससे कि वो बाद में यूज़ कर सकते हैं। जब पैसे हम लोग निकालते हैं तो उसके बाद एटीएम में भी कुछ पैसे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से एटीएम में ही कुछ डिवाइसेस इस प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कि अगर हम एटीएम में जाएं पैसे निकालने तो हमें पहले से देखना चाहिए उसमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस इंसर्ट तो नहीं है, और मिनी कैमरास भी होते हैं जो कि पिन कोड को लेने के लिए, हमारा पिन कोड यूज़ करने के लिए वो लोग इंसर्ट करते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए पहले एटीएम से पैसा निकालते वक्त। ये तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए। एक थ्रेट है जो बहुत बड़ा टेक्निकल थ्रेट है, जैसे हम के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, हमारे एंड से पेमेंट हुआ, हमारे अकाउंट से पैसा कट हो गया, डिडक्ट हो गया, लेकिन वो अदर एंड तक नहीं पहुंचा। ज़्यादातर इसका एक हमने देखा है उपाय कि कुछ समय बाद या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमारे अकाउंट में वो पैसा वापस रिफ़ंड हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अमाउंट हमें वापस नहीं मिलता और इसकी वजह से हम वो अमाउंट लूज़ कर देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम एक तो लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैम जैसे हम अगर कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, जो कि इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, तो मैम उसकी वजह से कभी कभार ये हो सकता है कि हमारे अकाउंट से तो पैसा निकल गया लेकिन वो दूसरे एंड तक पहुँच ही नहीं पाया। और मैम और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट है या फिर कोई हैक करने वाली वेबसाइट है तो उस तरह से इन्फॉर्मेशन भी लीक हो रही है, पैसा भी जा रहा है और उसके बाद में फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में भी बहुत टीडियस और बहुत लंबी प्रोसेस लगती है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व हो पाए। तो मैम वी कैन मेक एवरीबॉडी अवेयर अबाउट दिस, दे कैन बी अ लॉट अवेयर। एंड मैम काफ़ी टाइम होता है जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई पॉपुलर गेम, या हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें पॉपअप्स जिसे हम कहते हैं, हम जैसे ही उन्हें प्रेस करते हैं वो हमें बहुत कम एमबी होती हैं और वो हमें मिसडायरेक्ट करती हैं। वो हमारे दूसरे वेबसाइट्स वो हमें ये कहती हैं कि दूसरा इस पे प्रेस करिए, आपको ये ऑफ़र मिल सकता है या आपको 10% 15% डिस्काउंट हम उसके लिeu में आके हम वो उसको दबा देते हैं और उससे हम अपने जब वो हमसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे कार्ड अकाउंट नंबर डिटेल्स मांगते हैं तो हम इजीली दे देते हैं। तो फिर ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ जो हैकर्स हैं या जो बैठे हुए हैं स्क्रीन के पीछे वो मिसयूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, तो हमें वो नहीं करना चाहिए।
मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में फाइल हम एक्सेस करते हैं, या फिर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल हम अपने फ़ोन में सेव रखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल हम अपने फ़ोन में सेव रखते हैं, क्या ये भी एक रीज़न बन सकता है एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का? फ़ोन में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव्ड रहती है, तो मैम अगर फ़ोन खो जाता है तो ऐसे बहुत लोग हैं जो पासवर्ड होने के बावजूद भी उस फ़ोन को खोल लेते हैं, उसके बाद में उससे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके पास चली जाती है। वो किसी भी टाइम पे हमारे बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस निकाल सकते हैं और जिसकी वजह से हमें ही नुकसान होता है। जिनके पास केवल एक ही बैंक अकाउंट है उनका तो पूरा का पूरा, जो जिनने अपने पास बिल्कुल भी टैंजिबल कैश रखा ही नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो ये भी एक कॉज है, ये भी एक डिसएडवांटेज है कैशलेस ट्रांजैक्शन का। लेकिन पब्लिक वाईफाई जो हम अपने फ़ोन में या लैपटॉप में एक्सेस करते हैं, तो that could be a reason of cyber. Public Wi-Fi में they broadcast it, so anybody can see what you're doing online through network sniffing tools. So the password is not there, so anybody can use that network, and so जो उस network range में जितने भी लोग हैं, Devices. same person is using that same network, So they can get through the things, get your through the things. Okay. तो व्हाट आर द सिक्योरिटी मेजर जो हमें अपनानी चाहिए इन टेक्निकल और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए? हम कैसे बच सकते हैं? मैम, एक तो हमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस लोगों को हमें बतानी पड़ेगी कि ये जो पब्लिक वाईफाईज़ हैं, VPNs हैं, हमें ऐसे ही बिना जानकारी के यूज़ नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा, इमेजेस, कुछ भी वो लोग इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो लोगों को हमें पहुंचाना चाहिए, लाइक एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स में हमें ऐसे समझाना चाहिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस। क्योंकि लोग जैसे ही फ्री वाईफाई देखते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, दे जस्ट वांट टू यूज़ इट, बट उसकी जो एक्चुअल ट्रुथ है वो उन्हें पता होनी चाहिए। और हमें ये भी ध्यान में रखना है अपने फ़ोन में तो हम उससे लॉग आउट करें, क्योंकि फ्यूचर हमें नहीं पता क्या होने वाला है। हो सकता है हमारा फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए और किसके हाथ में वो आ जाए, और पासवर्ड तो आजकल फ़ोन का लोग निकाल ही ले रहे हैं किसी तरह। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम लॉग आउट हैं उन सारे फ़ोन के ऐप से, ताकि जिसको वो फ़ोन मिला है वो हमारा पर्सनल डिटेल्स और हमारे डेबिट कार्ड, अकाउंट नंबर, इन सब का एक्सेस उसके पास ना हो। मैम अगर अलाउ कि हम अपने पर्सनल पासवर्ड्स और पर्सनल अकाउंट से किसी से शेयर ना करें, कर लेते हैं, मतलब इन देयर कॉन्टैक्ट नंबर कि अपना ATM पिन सेव कर दिया या वो कर दिया। और जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना डिटेल्स है वो लोग क्या करते हैं, जैसे गूगल कहता है सेव दिस, तो वो उसे सेव कर लेते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी थ्रेट होता है कि कोई भी खोलेगा तो उसको आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिख जाएगा। और कहीं भी उल्टी सीधी जगह से ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। अगर कोई पॉपअप आ रहा है तो उस पर उनको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो सब फ्रॉड होता है, वो सब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैम 2 ऑथेंटिक कोड्स भी ज़्यादातर वी शुड यूज़ एज पॉसिबल, बिकॉज ताकि वी कैन whenever we put up the password and whenever we go log in, so that should come into our own text message, so that we know that it's code that we have only OTP logged in from our account. And it is the password security also. And yes, ma'am, many a times we get calls from random strangers, our account details, and they ask in such a hurry that we are like, okay, just give them, and they say that they are bank officials. So like we are like, we trust them and we give them. Okay, that if any kind of personal information, they will not ask on phone, they will directly call you in the respective banks. So we should try that, not to give such details to them, because then again they call and ask for OTP, and many people don't realize it and they even give their OTP. So that is one thing that we should keep in our minds, that we don't share such personal information to random strangers. हमें कोई भी अपनी बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी या इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें फ़ोन पे या ऐसे ही किसी को नहीं बता देनी चाहिए। ये भी एक अवेयरनेस है जो हमें अपने में लानी चाहिए। आज भी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैशलेस पेमेंट नहीं करते हैं, जो आज भी कैश पेमेंट में भरोसा रखते हैं। बहुत हो सकते हैं जिन वजह से वो कैशलेस पेमेंट नहीं करते हों, लेकिन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट और टेक्निकल थ्रेट एक बेसिक रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से वो नहीं करते हैं कैशलेस पेमेंट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, कानून कहता है।
किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है ताकि आप स्वयं को। नमस्कार दोस्तों, आज कानून कहता है में हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और अरेस्ट होते व्यक्ति के अधिकारों की। भारत का कानून केवल शिकायतकर्ता का ही ध्यान नहीं रखता। भारत का कानून उनका भी ध्यान रखता है जो अरेस्ट हो रहे हों, जो डिटेन किए जा रहे हों या जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हों, उनके मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है। सीआरपीसी का सेक्शन 42 क्लियरली ये कहता है कि किसी को अरेस्ट करते वक्त जबरन फोर्स का या ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 49 ये कहता है कि उतनी ही ताकत का इस्तेमाल केवल उसी समय करना है जब अपराधी अरेस्ट होने से बचने की कोशिश करे, अदरवाइज नहीं। इसका मेन कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले अपने पद कहते हैं कि हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे या हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करके तुमको थाने ले जाएंगे, तुम्हें डिटेन कर लेंगे। कई बार कस्टोडियल वायलेंसेस और यहाँ तक कि कस्टोडियल डेथ्स के भी किस्से सामने आते हैं। सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है ये जानने का कि उसे किस धारा के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अरेस्ट हुए व्यक्ति को यह बताओ आपका राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन है। जिस वक्त आपको अरेस्ट किया जाए उस समय आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसका कारण यह है कि उस समय आपके शरीर पे कोई भी इंजरी उसको एक जगह लिख लिया जाएगा, उसका एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाएगी ताकि थाने में आपके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी या कोई भी वायलेंस ना हो। सेक्शन सीआरपीसी का यह कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकती। 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इसके आगे आर्टिकल 39A भारत के संविधान का ये कहता है कि कई लोग कानूनी सलाहकार और एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये स्टेट की, भारतवर्ष की जिम्मेदारी है कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीगल काउंसिल दिया जाए। 22 सब क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ जा सकता। ये तो बात हुई कानून की। आइए देखते हैं अब हमारा अगला सेगमेंट, उम्मीद की किरण। सही स्टूडेंट्स में हम कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही आवश्यक है चरित्र निर्माण, और बिना चरित्र के व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है, विनाश की ओर चला जाता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है बालकों के जीवन में एक शिक्षित बनाना, सुशील बनाना, नेक बनाना, भला बनाना और चरित्रवान बनाना। और चरित्र के मानी ये है कि वो अपने व्यक्तित्व में कोई भी ऐसा काम ना करे जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। तो अपने चरित्र को देखना है कि हम अपने चरित्र को उज्ज्वल करें। ये बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है और उनके व्यक्तित्व के विकास में सबसे सहायक है। और जब यदि चरित्र, तो इसलिए चरित्र निर्माण बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए परिवार में और विद्यालय में ये 3 उसके क्लासरूम हैं। पहला उसका क्लासरूम है परिवार, दूसरा उसका क्लासरूम है स्कूल, और तीसरा क्लासरूम समाज है। ये तीनों को ही ये बात को देखना है कि हमारा कोई आचरण ऐसा न हो जो बच्चों के लिए एक विनाश का कारण बने, बच्चों को गलत सीख दे। तो ये तीनों ही
परिवार और विद्यालय और समाज तीनों ही ऐसी शिक्षा दें। बच्चे को घर में माता पिता ईश्वर भक्ति का ज्ञान कराएं और उन्हें चरित्र के बारे में बताएं, और स्कूल में भी ये शिक्षा दी जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्कूल में चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाए। और समाज में भी ऐसे आचरण न हो जो बच्चा देखे और देख करके, ऐसे उदाहरण के लिए सिनेमा में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है, वायलेंस है, ब्रूटैलिटी है। ऐसे सिनेमा बच्चों को न दिखाएं, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क पर सिनेमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये उसके चरित्र निर्माण में बहुत ही एक बाधा होती है ऐसी फिल्में। स्टूडेंट्स या कहें कि यूथ का संतुलित विकास या फिर उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, मनुष्य की 3 वास्तविकताएं हैं। मैन इज द मेटेरियल बीइंग, मैन इज द ह्यूमन बीइंग, मैन इज द डिवाइन बीइंग। मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। तो सबसे पहले उसको भौतिक ज्ञान उच्च कोटि का दो। एवरी चाइल्ड बी अहेड ऑफ इट्स क्लास थ्रू हार्ड वर्क एंड टू मेरिट। पढ़ने लिखने में अच्छा हो, अंग्रेजी में, भूगोल में, गणित में, विज्ञान में, सोशल साइंसेज में, कंप्यूटर में, हिंदी में, जो भी इसके विषय हैं उसमें बहुत पारंगत हो। क्लास में अव्वल आने की कोशिश करें। इसके लिए स्ट्रेन एवरी नर्व टू एक्वायर बोथ इनर एंड आउटर परफेक्शंस, फॉर द फ्रूट ऑफ ह्यूमन ट्री हैज एवर बीन एंड विल एवर बी perfections both within and without. It is not desirable that a man be left alone without knowledge or skills, for he is then but a barren tree. Therefore, so much as your capacity and capability allow, you must deck the tree of a being with the fruits such as knowledge, wisdom, spiritual perception and eloquent speech. तो इसमें नॉलेज के मानी है मेटीरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों प्रकार का ज्ञान हो। ये ज्ञान, इसका सदुपयोग, ये विजडम की ज़रूरत है इसके लिए। विजडम क्या है? प्रॉपर यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज कौन सी? जो मेटेरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन तीनों तरह की है, उसका प्रॉपर यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तो ये बुद्धिमत्ता है। तो नॉलेज और विजडम, और शरीर हमारा भौतिक है, हमारे चिंतन, हमारी सोच भी भौतिक हो जाए तो आदमी जानवर बन जाएगा। इसलिए हमारा चिंतन और ये सब आध्यात्मिक हो, तो शरीर भौतिक है, और स्पिरिचुअल परसेप्शन हो तो दृष्टिकोण हमारा आध्यात्मिक हो। और एलोक्वेंट स्पीच, ये तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे के अंदर आके अपनी बातों को कह सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे के गुणों के विकास में, चरित्र निर्माण में ये सब चीज़ें, व्यक्तित्व के विकास में ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। आज के युवा में अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व और चरित्र का भी होना उतना ही आवश्यक है, और यही विचार हमें दे रहा है हमारी उम्मीद की किरण। दर्शकों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हम तक जरूर पहुंचाएं हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर के थ्रू। और अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।